ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज सुशांत साहनी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है, स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है ये समझने के अंदर। आई विल मेक श्योर कि आज आपको इस पे 100% क्लैरिटी मिल जाए। हम पढ़ने वाले हैं अबाउट 3 sections ऑफ द इनकम टैक्स कोड, विच इज सेक्शन 1231, 1245 एंड 1250। हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आज फोकस करेंगे, कैलकुलेटिव एस्पेक्ट भी फोकस करेंगे कि इवेंचुअली हमने किस तरीके से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डील करना है। हमारे क्लाइंट्स का जब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा तो किस तरीके से हमें कैलकुलेशंस करनी है, एंड कितना पोर्शन ऑफ इनकम को हमें किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है। बिकॉज बिफोर वी गो इन टू दीज सेक्शंस, मैं चाहता हूं कि एक फंडामेंटल नॉलेज आप लोगों के पास पहुंच जाए, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन। और वो क्या चीज है कि देखिए, यूएसए के अंदर जो टैक्सेशन है इंडिविजुअल्स पे, वो प्रोग्रेसिव है। एज इन जैसे जैसे ग्रॉस इनकम इंक्रीज करती जाएगी, जैसे जैसे भी टैक्सेबल इनकम इंक्रीज करती जाएगी इवेंचुअली, वैसे वैसे मार्जिनल टैक्स रेट भी इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है। बट अगर कोई इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाता है, तो उस पे ये मार्जिनल टैक्स रेट की जगह कैपिटल कैपिटल गेन टैक्स रेट अप्लाई होते हैं, जो मार्जिनल टैक्स रेट से जनरली कम होते हैं। स्टैंडर्ड स्लैब रेट्स होते हैं वो। ठीक है। ये कैपिटल गेन टैक्स रेट्स पे अप्लाई करता है। तो अब पहले मुझे एक बात बता दीजिए, एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को फायदा किस पे है? अगर उसकी इनकम ऑर्डिनरी इनकम की तरह रिकॉग्नाइज हो तब उसको फायदा है, या फिर उसकी इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह रिकॉग्नाइज हो तब फायदा है? ये लॉन्ग टर्म वाले पे पहले। लॉन्ग टर्म वाले पे फायदा है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? है ना? ना, हमें यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि फायदा किसको हो रहा है, कौन सी इनकम पे। और ऑर्डिनरी इनकम अगर रिकॉग्नाइज ज्यादा हो रही है तो उस पे आईआरएस को फायदा है। आईआरएस इज काइंड ऑफ टेकिंग योर मनी बैक। कौन सी मनी बैक? जो उसने पहले आपको डिडक्शंस के रूप में दे दी होगी कभी। ठीक है। भले ही वो डेप्रिसिएशन थी किसी एसेट पे या कुछ भी थी। ना, एक बारी लॉसेस के बारे में भी जान लेते हैं। अगर कोई लॉस ऑर्डिनरी लॉस की तरह सेटल हो रहा है, ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी इनकम मानी गई थी, वैसे ही अगर कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑर्डिनरी लॉस माना जा रहा है, या फिर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस माना जा रहा है, इसमें इंडिविजुअल को किस केस में फायदा होगा? टैक्स रेट्स को याद रखिए ध्यान में। अगर मार्जिनल टैक्स रेट्स पे जो इनकम टैक्स हो रही है, उसके अगेंस्ट मुझे डिडक्शन तो यहां पे मिलेगी जब मेरे को ऑर्डिनरी लॉस अलॉट किया जाएगा। तो यहां पे एक इंडिविजुअल को ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसको उतने पोर्शन पे ज्यादा परसेंटेज पे टैक्स नहीं देना जितने की ऑर्डिनरी इनकम के अगेंस्ट ऑर्डिनरी लॉस की डिडक्शन मिल गई एज एन एक्सपेंडिचर, काइंड ऑफ राइट। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? इसमें इंडिविजुअल सर, फायदा है। एंड इसको तो सेट ऑफ कर सकते हो आप। एक इंडिविजुअल के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को सेट ऑफ करने का क्या तरीका है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकते हैं, राइट? और $3,000 तक पर ईयर आप उसको अपनी ऑर्डिनरी इनकम के अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकते हो। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल्स, नॉट कॉर्पोरेशंस। ये बात हम जानते हैं, है ना? सो नाउ द थिंग इज, जब भी आप एक एसेट को खरीदते हैं, तो इनिशियली यू रिकॉग्नाइज इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट इज गिवन अ टैक्स बेसिस, इनिशियल टैक्स बेसिस, है ना? उसके बाद सब्सीक्वेंट ईयर्स के अंदर, सब्सीक्वेंटली उस पे कई डिडक्शंस मिलती हैं आपको, जैसे डिप्रिसिएशन होती है ना? डिडक्शन मिलती है, एंड यू हैव योर एडजस्टेड बेसिस। एंड अब इस एसेट को जब आप सेल कर देते हैं, तो सेल प्राइस को हम एडजस्टेड बेसिस के साथ कंपेयर करते हैं, एंड वी फाइंड आउट वेदर वी हैव बुक्ड अ गेन ऑन दिस सेल, विच इज गोइंग टू बी अ कैपिटल गेन बिकॉज यू आर सेलिंग योर एसेट, है ना?
और अ लॉस, ऐसा ही होगा, है ना? अब बिकॉज गेन्स कैन बी ordinary gains like ordinary income or long term capital gains, and losses can be ordinary losses or long term capital losses which are taxed at different rates. तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ये सेग्रीगेशन करना इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, कि कितना गेन कौन सी कैटेगरी का है या कितना लॉस कौन सी कैटेगरी का है, बिकॉज ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ दीज गेन्स एंड लॉसेस आर गोइंग टू बी टैक्स्ड एट डिफरेंट रेट्स। एम आई मेकिंग एनी सेंस यहां तक? हाँ, समझ में आ रहा है सब? ओवरवेल्म तो नहीं हो रहा कोई अभी? ये मैं आपको एक बेसिक प्रेमाइज दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि अब जो हम आगे चीजें सीखेंगे ना, जैसे डेप्रिसिएशन रिकैप्चर और सेग्रीगेशन करना, कि कितना परसेंट ऑफ लॉस या कितना आपका लॉस जो है वो कैपिटल लॉस माना जा रहा है, कितना लॉस आपका ऑर्डिनरी लॉस माना जा रहा है, तो आप लोगों को एक रेलेवेंस समझ में आएगी कि व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस राइट नाउ। बिकॉज उसके बाद आप इफेक्ट समझ पाएंगे अपने दिमाग में कि ये रिकॉग्निशन के कारण टैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, एक इंडिविजुअल का फायदा हो रहा है या फिर आईआरएस का फायदा हो रहा है। ठीक है? बिकॉज वंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, आप इस पूरे टॉपिक की एसेंस को समझ जाओगे कि ये कैसे हुआ। नाउ आगे चलते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 1231। एंड ये जो बेसिकली आपके गेन्स होते हैं, दिस इज रिलेटेड टू सेल ऑफ जनरली दोज एसेट। 1231 के अंदर कौन से एसेट्स कवर होते हैं? रियल एसेट्स भी कवर होते हैं एंड पर्सनल, रियल प्रॉपर्टी भी कवर होती है और पर्सनल प्रॉपर्टी भी कवर होती है इसके अंदर। पर्सनल यूज प्रॉपर्टी नहीं, जो आप डोमेस्टिकली यूज कर रहे हो वो नहीं। पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब अ काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जनरली फर्नीचर्स है, कार है, जो आप अपने ट्रेड और बिजनेस में यूज कर रहे हो, एंड ये ट्रेड और बिजनेस में ही यूज होने चाहिए। ओके, ट्रेड या बिजनेस में यूज होने चाहिए। नाउ 1231 सेक्शन क्या कहता है कि जब भी आप किसी एसेट को सेल करते हो, जब भी आप किसी एसेट को सेल करते हो, तो आप या तो कैपिटल गेन कमाओगे या कैपिटल लॉस कमाओगे, राइट? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमेशा नेटिंग करनी है। व्हाट इज नेटिंग? इफ यू आर सेलिंग थ्री प्रॉपर्टीज, सपोजिंगली प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी थ्री, एंड ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर कवर्ड इन सेक्शन 1231, इफ दे आर 1231 प्रॉपर्टीज, तो आपको नेटिंग करनी है। यहां पे या तो नेट लॉस आएगा या नेट गेन आएगा, राइट? अब ये जो 1231 सेक्शन है ना, इस सेक्शन को मैं मानता हूं कि ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए बना है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं अगर नेटिंग के बाद आपका नेट लॉस आता है, इफ आफ्टर नेटिंग यू गेट अ नेट लॉस, each and every, whether it was a gain or it was a loss, each and every gain or loss with respect to each and every sale transaction of each and every property will be considered as an ऑर्डिनरी। ordinary loss. तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ऑर्डिनरी इनकम ज्यादा रेट्स पे टैक्स होती थी, मार्जिनल टैक्स रेट्स पे, उसके अगेंस्ट मुझे ऑर्डिनरी लॉस की डिडक्शन मिल रही है, तो ये तो मेरे लिए बेनिफिट हुआ। मेरा नेट लॉस था, उन्होंने बोला कि यार इस बंदे ने लॉस किया है, चलो इसको हम भी कुछ बेनिफिट दे देते हैं। समझ में आ रही है बात? कि किसका बेनिफिट है इसमें? इंडिविजुअल का। अब अगर नेटिंग के बाद हमारे पास आता है नेट गेन, क्या आता है? नेट गेन। हाँ जी, हाँ। ने हमें क्या बोला, ये जितना भी नेट गेन है ना, तो सब ईच एंड एवरी आइटम को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का आइटम मान लीजिए, ईच एंड एवरी वन ऑफ इट। अब अगर वो गेन था, नेट गेन आ रहा है मेरा, और मुझे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की तरह ट्रीट करने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस की तरह ट्रीट करने को मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे वो एक लेसर रेट पे टैक्स होते हैं मार्जिनल टैक्स रेट से। तो बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स नहीं हो गया सेक्शन 1231 फॉर एन इंडिविजुअल, भले ही आपका नेटिंग के बाद नेट लॉस आए या नेटिंग के बाद नेट गेन है।
ठीक है, बट नाउ द थिंग इज, अगर आप ये कितना रिकॉग्नाइज कर सकते हो, हमने ये जो भी हमारा नेट गेन था, हम कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उस पे एक लिमिट है। और वो लिमिट बेसिकली एक रूल है, उस रूल को कहते हैं 5 years लुक बैक पीरियड रूल। 5 years लुक बैक पीरियड रूल क्या कहता है? ये 5 years लुक बैक पीरियड रूल कह रहे कि अब ईयर 1 था, ईयर 2 था, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6। कह रहे हैं आपको ईयर 6 के अंदर एक नेट गेन हो गया है। कौन सा नेट गेन हो गया है? 1 2 3 1 वाला। ओके, तो अब आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह रिकॉग्नाइज करोगे, राइट? एंड मार्जिनल टैक्स रेट से कम टैक्स रेट पे टैक्स दोगे इस इनकम पे अपनी, जो कैपिटल गेन इनकम मानी जा रही है, राइट? वो कह रहे हैं इसके अंदर से उतना पोर्शन को ऑर्डिनरी इनकम रिकॉग्नाइज कर देना जितना पोर्शन आपने पिछले 5 सालों में कभी भी अंडर सेक्शन 1231 नेट लॉस लिया था, यानी कि ऑर्डिनरी लॉस बुक किया था। मतलब कह रहे कि आपने पिछले 5 सालों में भी कोई सेल की ट्रांजैक्शन करी होगी 1231 के अंदर, एंड वो जो आपने सेल की ट्रांजैक्शन करी 1231 सेक्शन के अंदर पिछले 5 सालों में, उसमें अगर नेटिंग करके कोई लॉस आया था तो आपने उस लॉस को क्या माना होगा? ऑर्डिनरी लॉस माना होगा, एंड उसको अपनी ऑर्डिनरी इनकम के अगेंस्ट एज डिडक्शन ले लिया होगा। तो वो कह रहे हैं कि हमने आपको पिछले 5 साल के अंदर जितना भी ये वाला बेनिफिट दिया है जब आपका लॉस हुआ है, और उसको हमने ऑर्डिनरी लॉस की तरह माइनस करा है, अब जब ईयर 6 में आपका गेन हुआ है तो हम आपको फिर से पूरा बेनिफिट एज एलटीसीजी नहीं दे देंगे। उसके अंदर से हम आपको उतना एलटीसीजी का बेनिफिट रिड्यूस करके एलटीसीजी देंगे जितना हम आपको पहले एज ऑर्डिनरी लॉस बुक करने पे दे चुके हैं। उतनी इन पोर्शन आप ऑर्डिनरी इनकम मानो जितना आप पिछले 5 सालों में ऑर्डिनरी लॉस बुक कर चुके हो अंडर सेक्शन 1231, उसको अपनी ईयर 6 के अंदर ऑर्डिनरी इनकम मानो, और जो भी बचा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट्स पे टैक्स हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने उस पर आपको बेनिफिट दे दिया। तो मतलब आईआरएस की 1231 सेक्शन जब वो आपको देता है तो पिछले 5 सालों पे नजर रखता है वो, कि पिछले 5 सालों में आपको अगर कोई ऑर्डिनरी लॉस अलॉट किया गया है अंडर सेक्शन 1231, बिकॉज नेटिंग ऑफ सेक्शन 1231 ऑल प्रॉपर्टी सेल वाज अ लॉस, नेट लॉस, तो सबको ऑर्डिनरी लॉस मान लिया होगा। तो जितना ऑर्डिनरी लॉस की आपको ट्रीटमेंट मिली है, जितनी भी आपको ऑर्डिनरी लॉस पहले अलाउ किया गया है पिछले 5 सालों में, ईयर 6 में अगर आपका नेटिंग के बाद गेन आता है, उतना बेनिफिट हम आपसे वापस ले रहे हैं, उतना हम आपको ऑर्डिनरी इनकम ही मान रहे हैं उस गेन को। वो मार्जिनल टैक्स रेट्स पे टैक्स होगी, बचे हुए को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स रेट्स पे टैक्स करने देंगे। क्या ये बात समझ में आई अच्छे से? फॉर श्योर। हम इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। अभी मेरा फोकस इस पे है कि आपको क्लैरिटी के साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? तभी मैं एक एक चीज यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ओके, या तो साथ में लिखिए थोड़ा सा, बिकॉज यू विल हैव टू रिवाइज इट, और ऐसा नहीं करना तो बाद में इस लेक्चर को आप अपने पोर्टल्स पे रिकॉर्डिंग देखना प्लीज, एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन। नाउ लेट मी गो थ्रू। तो दिस इज सेक्शन 1231।